हेलो फ्रेंड्स, मैं नमज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चौथा सबक समाप्त किया था। उस वीडियो में मैंने आपको अमीरों के सबसे बड़े रहस्य कॉरपोरेशन के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि ज्ञान ही शक्ति है। पैसे के साथ जो भारी शक्ति आती है उसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है, और इस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर से उधर धक्के मारता रहता है। वित्तीय बुद्धि के बिना वित्तीय स्वतंत्रता की राह ज्यादा मुश्किल होती है। वित्तीय आईक्यू में विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्रों का ज्ञान शामिल होता है। पहला अकाउंटिंग, दूसरा निवेश, तीसरा बाजारों को समझना और चौथा कानून। कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। आप अपनी संपत्तियों और कारोबारों के चारों तरफ कॉरपोरेशंस के सुरक्षा कवच के बारे में सीखें। इसे अपनी सकल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें। आज से हम 5वें सबक पर चलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। इस बुक का जो 5वां सबक है वो है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली रात मैंने लिखने के काम से फुर्सत निकाली और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित टीवी कार्यक्रम देखा। उस वक्त बेल ने अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे। ज्यादा बड़ी कंपनी की जरूरत महसूस होने पर वे उस जमाने के नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में वे $1 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वे बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाकी इतिहास है। एक $multi billion उद्योग का उदय हुआ और AT&T नामक कंपनी का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्यक्रम के ठीक बाद शाम के समाचार आ गए। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी में छटनी की खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक अन्याय कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने लगभग 45 साल की उम्र का एक मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था। इस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया था और वह अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों से गुजारिश कर रहा था कि वे उसे मालिकों से बात कर दें ताकि वे उसे निकालने पर पुनर्विचार करें। उसने उसी समय एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि कहीं वह उसे गंवा न दे। कैमरा उसकी याचना पर केंद्रित था ताकि पूरा संसार इस दृश्य को देख ले। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। 1984 से मैं सिखाने के पेशे में हूँ। यह एक बेहतरीन और पुरस्कारदायक अनुभव रहा है। यह एक विचलित करने वाला पेशा भी रहा है, क्योंकि मैं हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ और मैं सभी में एक साझी बात देखता हूँ जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम सभी में जबरदस्त क्षमताएं होती हैं और हमें प्रकृति से बहुत से गुणों का वरदान मिलता है, लेकिन एक चीज हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है। यह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी हमें उतना पीछे रोककर नहीं रखती है जितना कि आत्मविश्वास की कमी। कई लोग दूसरे के मुकाबले इसके ज्यादा शिकार होते हैं। हमें से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक बार कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज की डिग्रियां या अच्छे ग्रेड उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। शैक्षणिक जगत से बाहर के असल संसार में ग्रेड से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज की जरूरत होती है। मैंने इसे कई नामों से पुकारे जाते सुना है: जज्बा, बहादुरी, दम, कलेजा, साहस, दुस्साहस, चालाकी, हिम्मत, लगन और दमक। इस चीज पर कोई भी लेवल लगा दिया जाए, यह अंततः किसी के भविष्य पर उसके स्कूल के ग्रेड से ज्यादा असर डालती है। हम में से प्रत्येक के भीतर इन साहसिक, लगनशील और हौसले वाले चरित्रों में से एक होता है। हमारे भीतर के इस चरित्र का एक विपरीत पहलू भी होता है, जो अपने घुटने टेक सकता है और जरूरत पड़ने पर याचना भी कर सकता है। मरीन कॉर्प के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मैं अपने भीतर छिपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अतरंगता से जान गया था। दोनों में से किसी को भी दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता था कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे, लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा खुद का अनुभव यह रहा है कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की जरूरत होती है। अगर डर बहुत ज्यादा प्रबल है तो प्रतिभा का दमन हो जाता है। अपनी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे जोखिम लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति व चतुराई में बदल लें।
कुछ के लिए यह कारगर होता है जबकि बाकी डर जाते हैं। मुझे यह एहसास हो चुका है कि पैसों के मामले में ज्यादातर लोग सुरक्षित खेल खेलना चाहते हैं। मैंने ऐसे सवाल सुने हैं, जोखिम क्यों लेना? मैं अपनी वित्तीय आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालूं? मुझे वित्तीय दृष्टि से साक्षर क्यों बनना चाहिए? इस पर जवाब मैं देता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प रहें। आगे विशाल परिवर्तन आने वाले हैं। आने वाले वर्षों में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे कई लोग आएंगे। बिल गेट्स जैसे 100 लोग होंगे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल व सफल कंपनियां पूरे संसार में हर साल बनेंगी। और इसके अलावा कहीं अधिक दिवालियापन, छटनियां तथा कटौतियां भी होंगी। तो अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालें? इस सवाल का जवाब कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप ही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं खुद ऐसा क्यों करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि यह जीवित रहने के लिए सबसे रोमांचक समय है। मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत करना चाहूंगा। मैं तनख्वाह ना बढ़ने की चिंता करने के बजाय लाखों करोड़ों डॉलर बनाने के बारे में रोमांचित होना ज्यादा पसंद करूंगा। आज हम जिस दौर में हैं वह संसार के इतिहास में सबसे रोमांचक और अभूतपूर्व समय है। आज से कई पीढ़ियों बाद लोग पलटकर इस युग को देखकर कहेंगे कि यह कितना रोमांचकारी युग रहा होगा। यह पुराने की मृत्यु और नए के जन्म का समय कहा जाएगा। इस युग में उथल पुथल बहुत थी, लेकिन रोमांच भी बहुत था। तो अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालें? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत समृद्ध बनेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। ऐसे समय में आप कुछ लोगों को बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जबकि दूसरों को अपने घिसे हुए जीवन रक्षकों से चिपके देखेंगे। 300 साल पहले जमीन को दौलत माना जाता था, इसलिए जो व्यक्ति जमीन का मालिक होता था वह दौलतमंद होता था। बाद में दौलत जमीन के बजाय फैक्ट्रियों तथा उत्पादन से जुड़ गई और अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। इसके साथ ही उद्योगपति दौलत का स्वामी बन गया। आज दौलत का वास सूचना या जानकारी में है, यानी जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सबसे ज्यादा जानकारी होती है वह दौलत का स्वामी होता है। समस्या यह है कि जानकारी पूरे संसार में प्रकाश के वेग से उड़ती है। इस नई दौलत को सीमाओं या हदों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह की जमीन और फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज्यादा तेज और ज्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टीमिलियनर्स की संख्या में भारी वृद्धि होगी, मगर ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं बहुत सारे लोगों को संघर्ष करते और अक्सर ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि परिस्थितियां पहले जैसे ही रहे, इसलिए वे परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी नौकरियां छूटने या अपने मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि समस्या का कारण वे खुद भी हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने जमाने में वह विचार या कार्यशैली संपत्ति थी, वह पुराना जमाना अब जा चुका है। एक दोपहर में अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैशफ्लो का इस्तेमाल करके लोगों को निवेश करने का तरीका सिखा रहा था। एक महिला क्लास में अपनी सहेली को साथ लेकर आई थी। उस सहेली का हाल ही में तलाक हुआ था। स्त्री धन तय करने की प्रक्रिया में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वह अब कुछ जवाब खोज रही थी। उसकी सहेली को लगा कि शायद इस क्लास में उसे कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा गेम लोगों को यह सिखाने के लिए तैयार किया गया है कि पैसा कैसे काम करता है। खेल खेलते समय वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे यह सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच नकदी का प्रवाह होता है और किस तरह दौलत की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को इस बिंदु तक बढ़ाना होता है कि वह आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकलने और तीव्र मार्ग पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा मैं कह चुका हूँ, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कई इससे प्रेम करते हैं और बाकी इसे समझ ही नहीं पाते हैं। इस महिला ने कुछ सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया। शुरुआती दौर में उसे एक खिलौना कार्ड मिला जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वह बहुत खुश हुई, अरे वाह, मुझे नाव मिल गई। इस पर उसकी सहेली ने उसे यह समझाया कि संख्याएं उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे काम करती हैं। इससे वह कुंठित हो गई क्योंकि उसे गणित कभी पसंद ही नहीं रहा था। बाकी खिलाड़ियों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब उसकी सहेली ने उसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो का आपसी संबंध समझाया। जब उसे एहसास हुआ कि अंक कैसे काम कर रहे थे तो अचानक उसे समझ आ गया कि उसकी नाव तो उसे जिंदा खा रही थी। खेल में बाद में उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसे एक बच्चा हो गया।
यह खेल उसके लिए एक भयानक अनुभव साबित हुआ। क्लास के बाद वह महिला मुझसे बोली कि उसकी सहेली बहुत विचलित हो गई है। वह क्लास में निवेश के बारे में सीखने आई थी और उसे यह विचार पसंद नहीं आया कि इतने मूर्खतापूर्ण खेल को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या उस खेल में किसी तरह की उसकी अंदरूनी झलक दिखाई देती है। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह सोचना भी मूर्खता है कि कोई खेल उसकी अंदरूनी झलक दिखा सकता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वह चली गई। 1984 से मैंने वह करके करोड़ों डॉलर कमाए हैं जो स्कूली तंत्र नहीं करता। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक व्याख्यान देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे व्याख्यानों से बहुत चिढ़ होती थी। मैं जल्दी ही बोर हो जाता था और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 से मैंने खेलों और सिमुलेशंस के माध्यम से सिखाना शुरू किया। आज भी मैं इन्हीं साधनों पर भरोसा करता हूँ। मैं हमेशा अपने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे खेलों को इस नजरिए से देखें कि यह उनके ज्ञान और अज्ञान की झलक दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार की झलक दिखाते हैं। वे तुरंत फीडबैक देते हैं। किसी शिक्षक के आम व्याख्यान के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है, जिसे खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। जो महिला खेल छोड़कर चली गई थी, उसकी सहेली ने बाद में मुझे फोन करके ताजा जानकारी दी। उसने कहा कि उसकी सहेली अब शांत हो गई थी। शांत होने के बाद वह खेल और अपने जीवन के बीच थोड़ा आपसी संबंध देख सकती थी। हालांकि उसने या उसके पति ने कभी नाव नहीं खरीदी थी, लेकिन उनके पास बाकी तमाम चीजें थी जिसकी कल्पना की जा सकती थी। उनके तलाक से वह नाराज थी क्योंकि उसका पति एक कम उम्र की युवती के साथ भाग गया था, और इसलिए भी क्योंकि 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास बहुत कम संपत्तियां थी। उनके बीच बांटने के लिए कुछ ज्यादा था ही नहीं। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन मजेदार तो बहुत रहा था, लेकिन उन्होंने बस 1 टन खिलौने या उपकरण ही इकट्ठे किए थे। उसे एहसास हुआ कि अंक जोड़ने घटाने पर, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसे उन्हें ना समझने पर शर्म आ रही थी। उसका यह मानना था कि पैसों और हिसाब किताब के काम पुरुषों के होते हैं। वह घर संभालती थी और मेहमानों का स्वागत करती थी, जबकि उसका पति आर्थिक मामले देखता था। अब उसे पक्का भरोसा हो चुका था कि वैवाहिक जीवन के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसा छुपाया था। वह खुद पर नाराज थी कि उसे इस बारे में पता क्यों नहीं चला कि पैसा कहाँ जा रहा है, साथ ही इस बारे में भी कि उसे दूसरी औरत के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया। बोर्ड गेम की तरह ही संसार भी हमें तुरंत फीडबैक देता है। यदि हम ध्यान दें तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले एक दिन मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर्स ने मेरे पैंट सिकोड़ दिए हैं। पत्नी हल्के से मुस्कुराई और उसने पेट में अंगुली गड़ाकर मुझे जानकारी दी कि पैंट नहीं सिकुड़े हैं, कोई दूसरी चीज फैल गई है, और वो मैं था। कैश फ्लो गेम को इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक मिल जाए। इसका उद्देश्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आपका नाव वाला कार्ड निकलता है तो इससे आप कर्ज में आ जाते हैं। तो सवाल है, अब आप क्या कर सकते हैं? आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं? यही इस खेल का उद्देश्य है, खिलाड़ियों को नए और विविध वित्तीय विकल्पों के बारे में सोचना सिखाना। संसार के हजारों लोग इस खेल को खेल चुके हैं। जो खिलाड़ी चूहा दौड़ से सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ और रचनात्मक वित्तीय दिमाग होता है। वे ज्यादा वित्तीय विकल्पों को पहचान लेते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और सुनियोजित जोखिम लेते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है, वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ नहीं होती और वे अक्सर निवेश की शक्ति को भी नहीं समझते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में पैसा तो काफी कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें। हालांकि उनके पास पैसा होता है, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी उनसे आगे निकलते नजर आते हैं। और असली जिंदगी में भी यही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते हैं। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त है जो इस वक्त 3 नौकरियां एक साथ करता है। बरसों पहले वह सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ तो जिस कंपनी में वह काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके हिसाब से उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वह था पुराना विकल्प, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि वह कोई बराबरी की नौकरी नहीं खोज पाया जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को मान्यता दे। इसके फलस्वरूप उसके पास वर्तमान में जो नौकरियां हैं वह उसकी योग्यता की तुलना में बहुत नीचे की हैं, इसलिए उसकी तनख्वाह भी कम है।
अब वह गुजारा करने लायक कमाई करने के लिए 3 नौकरियां करता है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते देखा है कि उनके पास सही अवसर वाले कार्ड नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी यही करते हैं। वे बैठे बैठे सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। मैंने यह भी देखा है कि कई लोगों को सही अवसर वाला कार्ड तो मिल जाता है, मगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। फिर वे शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होते तो वे चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं असली जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो ठीक ऐसा ही करते हैं। उन्हें भी बेहतरीन सौदे दिखते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। और मैंने यह भी देखा है कि लोगों को एक बेहतरीन अवसर वाला कार्ड मिलता है, वे उसे जोर से पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह एक बेहतरीन अवसर है। उनके पास पैसा होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, लेकिन वे उस अवसर को नहीं देख पाते जो उनकी नाक के ठीक नीचे मौजूद है। वे यह नहीं देख पाते कि यह चूहा दौड़ से बाहर निकलने की उनकी वित्तीय योजना में कैसे फिट होता है। और मेरे हिसाब से ऐसे बाकी सभी लोगों से ज्यादा होते हैं। जिंदगी में कभी कभार मिलने वाला अवसर ज्यादातर लोगों के ठीक सामने खड़ा होता है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें उसके बारे में पता चलता है, जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। यदि अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है, लेकिन आपके पास पैसे ना हो और बैंक वाले उधार देने को तैयार ना हो, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। यदि आपका अनुमान गलत है और आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक चीज नहीं मिलती है, तो आप किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में कैसे बदल सकते हैं। यही वित्तीय बुद्धि है। इसका संबंध इस बात से उतना नहीं है कि क्या होता है, इसका संबंध तो इस बात से है कि किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में बदलने के लिए आप कितने अलग अलग वित्तीय समाधान सोच सकते हैं। यह इस बारे में है कि आप पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और कर्ज लो। सवाल यह है कि आपको अपनी वित्तीय बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि पैसे की तरह ही किस्मत भी बनाई जाती है। और अगर आप कड़ी मेहनत करने के बजाय ज्यादा खुशकिस्मत बनना चाहते हैं तथा पैसा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपकी वित्तीय बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करता है, तो शायद बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यह तो वैसा ही है जैसा यात्रा शुरू करने से पहले आप इस बात का इंतजार करें कि अगले 5 मील तक की सभी ट्रैफिक लाइट्स हरी हों। आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।